क्या लगता है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हुए हैं? ये सिर्फ खोखले वादे हैं जी। तो यूथ का कहना है कि जब रिदम भाई सियासत में आए, ये मतलब पार्टी क्यों चेंज कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। इफ्तिकार भाई, मैं सियासत मैंने शुरू की थी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की तरफ से। जो इफ्तिकार भाई आपने जो ये बनाया है अवाम की आवाज़ में, आपको बड़े लोग देखते हैं, बड़े लोग सुनते भी हैं, बड़े लोग बड़े बड़े शख्स इसको शेयर भी करते हैं अपने पेजेस पे, व्हाट्सएप ग्रुप में। मेरी इस फलाना क्यों कराया यार, तुम पहले देखो जिसका घर गिरा है वो उसके घर पे छत नहीं है, हैं? अगर उसको छत मिल जाए किसी की वजह, जब इलेक्शन आएंगे तो तब तो जिसको उसने वोट देना वो देगा। आज तो इलेक्शन ही नहीं है। ऐसे भी लीडर हैं जो चाहते नहीं है। आज आ गया 6 अक्टूबर है, उस बंदे को आज तक मुआवजा नहीं मिला। आपके चैनल के माध्यम से आप एमएलए, एमएलसी, डीडीसी या सरपंच पंच होंगे तभी काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक आम में, मैंने इसलिए इन्होंने मेरे को एक सवाल पूछा, बड़े अपकमिंग एमएलए, मुझे नहीं एमएलए, रब अगर मुझे नसीब करे लोगों की खिदमत करे, मैं उसके साथ चाहूँगा कि पंचेस भी यंगस्टर्स आए, सरपंचेस भी यंगस्टर्स आए, डीडीसी भी यंगस्टर्स आए, पढ़ा लिखा आया, और वो लोग आए, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है बट वो उसको गलत और सही का अंदाज़ा होना चाहिए। रिदम भाई, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जब आपने सियासत में अपना पहला कदम रखा तो आपने JKPM को ही पहले क्यों प्रायोरिटी में लिया? क्या मतलब बाकी पार्टीज भी यहाँ पे मौजूद थी? आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ में, आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर। नाजरीन, आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारी पुंछ की मानी जानी शख्सियत इंजीनियर रिदमप्रीत सिंह जी आज मेरे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और इन अहम किस्म के सवालात पूछेंगे, और एक इनके ऊपर एलिगेशन भी है, वो भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे या फिर गलत है। रिदम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती रिदम भाई, सबसे पहला जो यूथ आपके ऊपर एलिगेशन लगा रही है जी, तो यूथ का कहना है कि जब रिदम भाई सियासत में आए, ये मतलब पार्टी क्यों चेंज कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। इफ्तिकार भाई, मैं सियासत मैंने शुरू की थी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की तरफ से। अब ये जो सवाल आपको जो यूथ पूछ रही है वो कौन सी जमात से ताल्लुक़ रखती है, जो मुझे जानते वो तो पूछने वाला होगा नहीं, और जिनकी कुर्सी के खतरे में आ रही है कि रिदम के साथ जो यूथ चलता है उसको देख के उन्हीं के किसी न किसी यूथ के लोगों ने आपको सवाल पूछा होगा। मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट से ही मेरा एक सियासत का एक सिलसिला शुरू हुआ था, और ये पार्टी वजूद में तब आई थी 17 मार्च 2019 को, जिसके इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर शाह फैज़ल, IAS टॉपर भी थे वो। हमने बड़ा ज़ोरों शोर से इसको पुंछ डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया। मैं उस टाइम भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर था। काफ़ी यूथ जुड़ा। उसके 3-4 महीने बाद उसके दौरान मेरे पे एक FIR भी लगाई ओपोजिशन ने, क्योंकि उनको भी एक परेशानी होगी कि एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से एक बंदा यूथ उठ के एक सियासत में आना, और जो कुर्सी में बैठे उनकी कहीं ना कहीं कुर्सी हिली, तभी उन्होंने FIR भी लगवाई। मगर उस रब का शुक्रिया कि जो वो चाहता है वही होता है। वो कुछ अरसे बाद वो FIR खारिज हुई, उसमें कुछ निकला नहीं। कुछ अरसे बाद 5 अगस्त को 370 टूट गया, आप बाखूबी जानते हैं। मैं कुछ देर के लिए हाउस अरेस्ट भी रहा। उसके बाद जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर शाह फैज़ल, वो तकरीबन 14 अगस्त से लेके 3 जुलाई 2020 तक वो हाउस अरेस्ट रहे। हमने तब भी मैंने आवाज़ उठाई कि उनको जो इलीगल डिटेंशन किया था वो उनको रिलीज़ किया जाए, क्योंकि वो एक यूथ आइकन थे, और कहीं ना कहीं इतने बड़े ओहदे पे 2-3 जगह डिप्टी कमिश्नर रहने के बावजूद, उसके बावजूद उन्होंने IAS से रिज़ाइन किया और पॉलिटिक्स में आए। रिदम भाई, सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर शाह फैसल साहब का जो रेजिग्नेशन ऑर्डर था जी अपनी जॉब से, लेकिन सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने उनका जो है वो रेजिग्नेशन ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया था। पहले भी नहीं एक्सेप्ट किया था और अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, जहाँ तक मुझे अभी पता। अब तो मैं काफ़ी देर से उनसे तकरीबन साल से ज़्यादा मेरा उनके साथ कोई रब्ता नहीं है। जब उन्होंने पार्टी से रिज़ाइन किया था, क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ा यूथ चलता था, जब उन्होंने 10 अगस्त 2020 को जब JKPM रिज़ाइन किया, वो दिन तो आज के दिन मैंने फिर उनके बाद ना हमने जानने की कोशिश की और ना हमने ये जानने की कहा वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, उनका क्या फर्दर फ्यूचर प्लान। जमात के साथ चले हैं, जिस जमात को, जिस लीडर को देख के आप जुड़े थे, जब वही छोड़ के चला जाए,
हमें बीच रास्ते में तो फिर उसके साथ चलना, उसके बावजूद भी मैं दोबारा से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना जब हमारे फिरोज़ पीरज़ादा साहब बने। मैं उस टाइम स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भी था JKPM का। जब 12 अगस्त को हमारी एक इंटरिम मीटिंग हुई स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की, उसमें वो स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया था, माइनॉरिटीज़ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर वो जो प्रेसिडेंट थे फिरोज़ पीरज़ादा साहब, उन्होंने भी 1.5 महीने बाद रिज़ाइन कर दिया। फिर हमारे प्रेसिडेंट आए जावेद मुस्तफ़ा मीर। क्योंकि मैं ये चीज़ें थोड़ी लंबी इसलिए खींच रही हैं क्योंकि जो आपके व्यूज़ हैं उनको भी पता होना चाहिए। जो ओपोजिशन वाले एलिगेशन लगा रहे हैं कि रिदम ने जमात क्यों छोड़ी, तो फिर वो आए जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब, वो 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे। उन्होंने मुझे, मैं वाहिद उनका एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था पुंछ से, जिनको पूरी स्टेट में उन्होंने बनाया। और हमने कोशिश की कि काफ़ी पार्टी को हमने जॉइनिंग भी कराई, काफ़ी यूथ जोड़ा भी और साथ है भी है, उस रब की शुक्र है। वो आज भी वहीं इंटैक्ट हैं। जो यूथ जुड़ा था, जो मेरे ऑफिस बेरर्स थे, जो मेरे भाई थे जिसमें यूथ के थे, हर ओहदेदान थे, वो सबके सब वहीं खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरी नहीं होता कि आपको फाइनेंस की ज़रूरत हो। मेरा जो मानना है कि आपको, आप उसी जमात में, जैसे आपको पता कुछ जमातें ऐसी भी हैं जो आपको बोलती जी आप हमारे साथ के जुड़िए, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे। आपने लीडर्स को देखा होगा, कुछ पूरा काफ़ी लीडर्स, उन पैसों की वजह, हमें रब ने सब कुछ दिया, पैसे की वजह नहीं थी। बट मुझे जो चाहना था कि एक बैकअप चाहिए होता है। बैकअप किया, अगर मेरे साथ 30, 40, 50, 100, 200, 500 यूथ चलता है, उसमें पढ़ा लिखा भी है, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, वकील भी हैं। आप एक अनपढ़े लिखे जो ना पढ़ा हुआ है, जिसको समझ नहीं है, उसको समझाना फिर आसान होगा। पढ़े लिखे को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल होता है। जिसने अपने 5 साल वकालत को दिए, 5 साल MBBS को दिए, या 5 साल किसी पढ़ाई को दिए, उसको अपने साथ लेके चलना। तो हमें बैकअप की दिक्कत हुई। तभी फिर मेरे और मेरी पूरी टीम ने, जो डिस्ट्रिक्ट की टीम थे, हमने पूरी टीम ने 31 अगस्त 2021 को रिज़ाइन कर दिया। और उसके बाद हमने जाके आपने पूछा नहीं, बट मैं आपको जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस हमने ज्वाइन की। रिदम भाई, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जब आपने सियासत में अपना पहला कदम रखा तो आपने JKPM को ही पहले क्यों प्रायोरिटी में लिया? क्या मतलब बाकी पार्टीज़ भी यहाँ पे मौजूद थी? मैं डॉक्टर शाह फैसल साहब के साथ मेरे एक दोस्ती वाले ताल्लुकात भी थे। और मैं काफ़ी, जैसे एक होता है आपका बच्चे को चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, कुछ ये बनूं, मैं बिज़नेस करूं। मैं ठीक है, मैं बिज़नेस करता हूं, बट मेरा कहना है कि बचपन से एक इंटरेस्ट था कि मैं पॉलिटिक्स में बड़ी गहराई से जाके असेस करता था। और ये भी देखता था कि जो पुरानी जमातें हैं वो आपको वादा कुछ करेंगी, हैं, मुझे वादा कुछ करेंगी, और उस बंदे को मैंडेट दे देंगी, उस बंदे को आगे करेंगे जो पिक्चर में ही नहीं होगा। तो मैंने इसलिए बड़े गहराई से जाके शाह फैसल साहब के साथ, क्योंकि एक नए थे वो, और वो यूथ को लेके चलने वाले थे, उसी वजह से हम JKPM मैंने रिज़ाइन किया था। कहीं ना कहीं से आपने ऐसा तो नहीं सोचा अगर मैं किसी और पार्टी का दामन थामूंगा? क्योंकि अगर ज़िला पुंछ की बात करें, यहाँ हर पार्टी को लेके बड़े बड़े सियासतदान मौजूद हैं। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, आज नहीं 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल डीलिमिटेशन होनी है। जितने भी पुंछ के जो लेजिस्लेचर रहे हैं, मैक्सिमम 90-95% मंडी एरिया के रहे हैं। और आप बाखूबी जानते हैं, जो बड़ी जमातें उनके पास एट प्रेजेंट पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर डीलिमिटेशन होती है, मंडी और पुंछ अलग होते हैं, तो पुंछ से काफ़ी लोग जो होंगे, यहाँ पुंछ में मैंडेट्स नहीं है उनके पास। तो मैं चाहता कि नहीं, चलो अब मैं इनके साथ जुड़ जाता हूँ, जब अगली बार डीलिमिटेशन होगी तो मुझे मैंडेट हो। और मुझे रिज़ाइन होने के बावजूद, जब हमने रिज़ाइन किया, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, वो ऐसे ऐसे हर जमातों के लोग थे कि जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भी किए, फ़ोन भी किए कि आप हमारी जमात में आएँ, डीलिमिटेशन होगा। मैं उन जमातों को, आप बाखूबी जानते हैं कि कौन से लीडर्स मंडी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, PDP के हैं, या बाकी जमातों के हैं, और पुंछ से कौन कौन है। तो आपको आपका खुद ही उसका जवाब मिल जाएगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपको इलेक्शन खड़ा ही होना है, इलेक्शन जीतने भी हैं। आपके साथ अगर लोग चलते हैं, आप लोगों का काम कीजिए। जी रिदम भाई, बात करेंगे अपोजिशन के हवाले से, क्योंकि अपोजिशन जो होती है डेमोक्रेसी में, अपोजिशन का भी एक बहुत बड़ा किरदार होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो आपकी पार्टी है, इसको लेके अपोजिशन से देखेंगे, BJP का दावा था कि 370 और 35 एक ही मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में अच्छे दिन आएंगे। जम्मू कश्मीर हो या फिर हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, वो जो करप्शन फ्री होगा, वो क्राइम फ्री होगा, वो डिजिटल होगा। रिदम भाई, ये BJP के दावे आपको क्या लगता है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हुए हैं? ये सिर्फ खोखले वादे हैं। और अगर आप मीडिया से आप बखूबी जानते होंगे कि पुंछ ऑक्सीजन प्लांट को लेके मैंने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी।
तब आपने नया नया चैलेंज शुरू किया था और आप एक उसके फिटनेस भी हैं कि आप उस दौरान मेरे से मिलते रहे, तब आपका नहीं था। हमने किस लेवल पे जाके मैंने पुंछ ऑक्सीजन प्लांट की लड़ाई की और आखिरी दम तक लड़े और उसको फंक्शनल करवाया। तो इन्होंने क्या किया, इनके खाली ट्विटर आते रहे दिल्ली से। वो ट्विटर जितेंद्र सिंह साहब जो इनके पीएमओ मिनिस्टर थे, उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया था कि पुंछ में ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल हो गया हुआ है। उसके 4 महीने बाद जाके ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल हुआ है। तो आप खुद उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो ट्विटर पे खेलना, सोशल मीडिया में बोला और ज़मीनी सतह पर, मेरे तो घर के 50 मीटर पर भी नहीं है वो जो ऑक्सीजन प्लांट फंक्शन लगा है। मैं सोशल मीडिया पे भी, मेरे फेसबुक में भी देखेंगे आप, मेरे को खुशी होती है कि मेरे साथ जो मेरी टीम है, जो मेरे साथ लोग हैं और जो पुंछ के अवाम है, उन्होंने एक खुल के मेरा साथ दिया ऑक्सीजन प्लांट को लेके। और हम कहीं ना कहीं मैं उसका गर्व भी महसूस करता हूँ कि पुंछ के लोग ऑक्सीजन प्लांट को लेके जागे और मेरा साथ दिया और मैंने उनका साथ दिया, जब जाके ऑक्सीजन प्लांट पुंछ में फंक्शनल हुआ। रिदम भाई, अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को लेके बात करेंगे, जैसा कि बीजेपी ने कहा था कि 50,000 नौकरियां फास्ट ट्रैक पे होंगी जी, 2 साल पहले ही अनाउंस हुआ था। अब क्रूड ऑयल कहाँ पे पहुंचा और तेल कहाँ पहुंच गया हमारा पेट्रोल का, वो पता चला किसी को? 104 पहुंच गया हुआ है। अब एनएचएम के देखिए कितने डॉक्टर्स को इन्होंने, जो कोरोना वॉरियर्स जिनको कहा गया था, जो फ्रंट फुट पे जो कोरोना के टाइम पे लड़ते रहे, उनको एकदम इन्होंने बाहर निकाल दिया। फिर 2 दिन पहले मैं एलजी साहब का देखा, उन्होंने पर्सनली वहाँ जाके विजिट की, उनको 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दी। नई नौकरी तो छोड़ो, आप पुरानी नौकरियाँ भी ले ली इन्होंने पुरानी नौकरियों के लिए भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल लगे थे, जो फ्रंट फुट वॉरियर थे, जो कोरोना वॉरियर्स थे, जो मेडिकल डिपार्टमेंट के, उनको निकालने पर आगे थे। तो आप हिसाब लगा लीजिए ना, नया क्या थी, पुरानी लेने के चक्कर में पड़े हुए है। तो रिदम भाई, अगर हम आपसे जानने की कोशिश करें कि कुछ मैंने पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू किया है, कुछ बीजेपी को क्रेडिट दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं 35A और 370 की मनसूखी के बाद की अगर हम बात करें, तो पंचायतों को एम्पावर किया गया। 73rd पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट जो यहाँ पे एप्लीकेबल जम्मू कश्मीर में हुआ, लेकिन यूटी से पहले वो नहीं था। क्या आपको लगता है कुछ सुधार आया है, कुछ ट्रांसपेरेंसी आई है हमारे रूरल एरियाज़ की अगर बात करें, क्योंकि आप फील्ड में जाते रहते हैं? अगर मैं आपको बोलूँ ट्रांसपेरेंसी या कोई सुधार आया है, आप सलोत्री एरिया में चले जाइए, खड़ी एरिया में चले जाइए, वहाँ पे बंकर्स, जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, बंकर तो इन्हीं की हुकूमत में ही आई, इसी एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे बंकर्स बने, जहाँ पे सीधा पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी होती, जिन मकानों को सीधा हिट किया जाता था, उन लोगों के बंकर्स नहीं बने। जो ऑलरेडी एक प्रोटेक्टेड एरियाज़ में थे, वहाँ बंकर्स बने हैं। और आप बाखूबी जानते हैं, रूरल, आपने भी कई स्टोरीज़ की अपने बड़ासर एरिया की, लोरन पंचायत की, मंडी की, साफजिया की, पुंछ की, काफ़ी पुराने लीडर्स का भी अपने इंटरव्यूज़ लिया। वही आज भी वही हिसाब चल रहा है, जो आप पैसे दीजिए, आपका नरेगा का आपको जो पैसा है, चाहे PMAY का लोगों के अगर 1.5 लाख 1,60,000 आता तो उसमें उतनी कमीशन वो GRS JE वो सारों को जाती है। मैं भी उनके मसलों में लगा हूँ, हम भी कुछ ना कुछ बड़ा धमाका करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे लीडर तभी है जब लोग हैं। और मैं सच बताता हूँ, अगर आपका जज्बा और अगर आप चाहते हैं अवाम की खिदमत करना, तो कोई ज़रूरत नहीं आपको MLC MLA मिनिस्टर बनने की। आगे आपके जज्बे होने चाहिए। आप जाइए 10 लोगों को लेके DC साहब के पास, SP साहब के पास, तहसीलदार साहब के पास, BDO साहब के पास, क्यों नहीं काम होंगे आपके, क्यों नहीं काम होंगे? लेकिन रिदम भाई नहीं ना, इनको मतलब जो हमारे, यकीनन मैं बोलूँगा, जो लोग बोल नहीं सकते, जो बोलने से डरते हैं, वो वॉइसलेस है ना। वॉइसलेस पीपल्स को बोलने नहीं दिया जाता। जनाब, अगर आप बोलोगे आपको PMAY नहीं मिलेगा, अगर आप बोलोगे आपको नरेगा में नंगा नहीं मिलेगा, अगर आप बोलोगे आपको 14FC में काम नहीं मिलेगा, तभी इफ्तिखार साहब, मैं आपको बताता चलूँ, मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, जो मैंने अपने 2.5-3 सालों में सीखा, मैं कल किसी भी कुर्सी पे जाके बैठ जाऊँ, मैं कल रब अगर मुझे नसीब करे लोगों की खिदमत करे, मैं उसके साथ चाहूँगा कि पंचेस भी यंगस्टर्स आए, सरपंचेस भी यंगस्टर्स आए, DDC भी यंगस्टर्स आए, पढ़ा लिखा आया, और वो लोग आए, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है बट वो उसको गलत और सही का अंदाज़ा होना चाहिए, तभी सिस्टम बदलेगा। आप जाके, मैं बोलूँ कोई जाके यहाँ से असेंबली में बैठ जाएगा, मगर काम तो पंचेस सरपंची ने ही करना है पंचायतों में, DDC BDC नहीं करवाना है। फिर उसके बाद MLA 3 टायर सिस्टम क्यों बनाया था इन्होंने? इसीलिए तो बनाया था।
मेरा यही है, मैं आपके माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से ये लोगों को अपील करना चाहूँगा, सभी यूथ से जो सुन रहे हैं, कि जो लोग चाहते हैं, जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, आप जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जुड़िए। सजाद गनी लोन साहब का क्लियर कट है, वो इंपावर करना चाहते हैं यूथ को, पढ़े लिखे को भी, हर किसी को जो चाहता है कि मैं सिस्टम में बदलाव लाऊं, चाहे वो अपनी वार्ड का है, चाहे वो अपनी एक पुंछ में अगर 17 वार्ड हैं पंचायत अपने काउंसिल की, या एक पंचायत में एक वार्ड है, उस जगह का अगर एक भी मेंबर आता है, वो 10 घरों की, 100 घरों की, या 10 लोगों की भी आवाज़ बनता है, हम उनको एम्पावर करेंगे। मैं उसको लाऊंगा, जितनी मेरी तरफ से हेल्प हो सकी मैं उसकी हेल्प करूंगा, क्योंकि जिनकी जो वो मुश्किलातें वो लोग सफ़र करते हैं, वो ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में एसी में घूमने वाली, जब इलेक्शन आएंगे तो जम्मू से पुंछ की तरफ उतरेंगे, मंडी की तरफ उतरेंगे, जो डीडीसी लड़े भी हैं और जो डीडीसी जीते भी हैं। ठीक, अब मैं आपको आपके माध्यम से एक चीज़ बताऊं, मैं एक एरिया में गया, मैं उस एरिया का नाम नहीं लूँगा, उस एरिया में एक किसी का 13 जुलाई को घर गिरा था बारिश की वजह से। आप यकीन करिए, मैं आपके चैनल, मेरी एडिशनल डीसी साहब से, बशारा साहब से बात हुई कि उसको रेड क्रॉस के थ्रू मुआवजा मिले। ठीक, तो क्या होता है, मीडिया में आया कि रिदम आज मंडी की तरफ गया हुआ है, वो जो पंच हजरात थे वो हुए होंगे किसी पार्टी के साथ रिलेशन, उनको उस लीडर ने फ़ोन किया, यार तुम उसके पास क्यों गए थे, उसको क्यों लेके गए, तुम मेरे पास आओ। हैं, वो दिन 13 जुलाई और आज क्या है, आज आ गया है 6 अक्टूबर है, उस बंदे को आज तक मुआवजा नहीं मिला। यार जब इलेक्शन होंगे तब तुम्हारा ठीक है यार, तुम जिस मर्जी को वोट दो, कम से कम जो तुम्हारी मदद करना चाहता है उसके साथ तो आके एक बार से मदद तो करवाओ। उस बंदे को अगर मुआवजा मिल जाता कितना, उस लीडर को मैं लीडर को कहता हूँ, मैं तेरी लीडर को मैं सलूट करता हूँ कि जो यार अवाम का काम होने से भी रोकते हैं कि ये रिदम क्यों काम करवाए, ये फलाना क्यों कराए। यार तुम पहले देखो, जिसका घर गिरा है वो उसके घर पे छत नहीं है, हैं, अगर उसको छत मिल जाए किसी की वजह, जब इलेक्शन आएंगे तो तब तो जिसको उसने वोट देना वो देगा। आज तो इलेक्शन है नहीं है। ऐसे भी लीडर हैं जो चाहते नहीं है, ना वो खुद कर सके अपने वक्त में, और ना कोई न्याय करना चाहे, तो पता नहीं किस चीज़ का उनको डर है इस चीज़ का। रिदम भाई, जब आप अपने पेज के ऊपर या फेसबुक का जो आपका ऑफिशियल अकाउंट है अपना, उसके ऊपर कोई आप अपना फ़ोटो अपलोड करते हो एज़ पर लोकेशन जहाँ पे भी आप होते हो, लेकिन कुछ लोगों के मैं वहाँ पे कमेंट्स देखता हूँ, अपकमिंग एमएलए। वो लोगों की मोहब्बत होगी, वो कोई लिखता है आपके एमएलए, यूथ लीडर, वॉइस ऑफ यूथ, काफ़ी चीज़ें लिखता है, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे रब अगर उसको मंजूर हुआ वो बनाएगा, नहीं भी बनाएगा उसको जो अच्छा मंजूर होगा वो हर इंसान के लिए अच्छा ही सोचता है रब। मैं चाहता हूँ मैं एमएलए एमएलसी बाद में बनूँ, मैं पहले लोगों की एक आवाज़ बन सकूँ, मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे लिए एमएलए एमएलसी बनना वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। रिदम भाई, अगर हम बात करें डेवलपमेंट की लेके, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, इस पे हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम रोड की बात करें, मतलब खस्ता हालत है, उसके बाद अगर पानी की बात करें बदतर हालत है, अगर बिजली की बात करें, अभी भी लोगों को पर राशन कार्ड के हिसाब से बिल्स आ रहे हैं, गरीब जनता बेचारी रहे हैं। मैं जो इफ्तार में अपने जो ये बनाया है अवाम की आवाज़, में आपको बड़े लोग देखते हैं, बड़े लोग सुनते भी हैं, बड़े बड़े शख्स इसको शेयर भी करते हैं अपने पेजेस पे, व्हाट्सएप ग्रुप में। मेरी इस जो आपने अभी इंटरव्यू लिया है, जो आपसे रूबरू हुई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी भाइयों बहनों को एक अपील करना चाहूँगा कि आप कम से कम मैं इफ्तिकार भाई जब इसको डालेंगे तो मेरा नंबर शेयर कर लेंगे। आपको अगर ऐसी कोई दिक्कतें आती, किसी का APL था उसका BPL बन गया, किसी का PMAY में मकान था कट गया, किसी ने कटवा दिया, या वो ओपोजिशन तरफ में थे और वहाँ पे MLA अपना DDC या BDC सरपंच पंच ओपोजिशन बन गया, क्योंकि अमूमन अड़बाजी के चक्कर में वही लोग रगड़े जाते हैं जो ओपोजिशन के होते हैं, और ये सियासतदान उन्हीं लोगों को फ़ायदा देते हैं जो इनके साथ 5-10 इनके करीबी होंगे, ये लार्ज स्केल में नहीं देते। और ये चाहते हैं कि लोग कहीं ना कहीं हमारे पास बार बार मुश्किलातें लेके आते रहें। तो ऐसा आपके चैनल के थ्रू इफ्तिकार भाई कोई भी आता है, किसी को अगर आपको लगता है हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो पंचायत में हो, DC ऑफिस में हो, SSP साहब के पास हो, तहसील में हो, या फूड एंड सप्लाई में हो, मैं रात को मुझे 2 बजे फ़ोन करवाएं, मैं वहाँ पहुँचूँगा। जेन्युइन होना चाहिए, मेरा काम है उसको हल करवाना।
ज़रूरी नहीं होता कि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप एमएलए, एमएलसी, डीडीसी या सरपंच, पंच होंगे तभी काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक आम में, मैंने इसलिए इन्होंने मेरे को एक सवाल पूछा, बड़े अपकमिंग एमएलए, मुझे नहीं एमएलए एमएलसी बनना, मैं जो हूँ वो ठीक हूँ, मैं लोगों की आवाज़ बन जाऊँ, जो उस रब ने 10, 15, 20, 30% जो बनाई है इसी को आगे बढ़ाए, मैं उसी पर खुश हूँ। रिदम भाई, आपने हमें अपना कीमती से कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आवाम की आवाज़ की तरफ से। आपका भी इफ्तिकार भाई और आवाम की आवाज़ का भी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारे मानी जानी शख्सियत इंजीनियर रिदमप्रीत सिंह जी को अभी आप समाअत फरमा रहे थे। नाकत आपसे कहता हूँ कि हमारा किसी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं है, और यकीनन अगर मैं बात करूँ कि अवाम की आवाज़ जो है आप थोड़ी बहुत देख रहे होंगे किसी किसी जगह से उजागर हो रही है, और पहले ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने सबसे पहले आवाम की आवाज़ इस चैनल का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का दामन थामा था, और सबसे पहले अगर किसी ने हमारी हौसला अफजाई की थी या फिर किसी ने हमें अप्रिशिएट किया था, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे रिदम भाई थे। रिदम भाई, आपने आवाम की आवाज़ को हमेशा सपोर्ट किया स्टार्टिंग से ही, जब से जून में हमने ये मिशन शुरू किया था तब से आप हमारे साथ हो, और किसी पॉलिटिक्स को छोड़ के आप हमारे साथ रहे हो, उसमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी, मेरा भी जो था, मेरा भी मोटिव है कि मैं जो आवाम की आवाज़ बनूं, ना कि मैं एमएलए एमएलसी बनूं। वही आपका चैनल का भी है, आवाम की आवाज़। तो मेरी जहाँ तक मैं हेल्प कर सकूँगा और जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा, जहाँ पे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो, मैं आपके चैनल के थ्रू वो कोशिश करूँगा आप उसको वो उजागर करें, लोगों को एजुकेट भी करें उनके हक़ के लिए भी, और अगर उनके साथ कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है उसको भी आप आवाम की आवाज़ के थ्रू लोगों के सामने लाएँ। ऑडियंस, अगर किसी को भी किसी मसले में, किसी भी इशू को लेकर किसी के साथ किसी भी किस्म की कोई ज़्यादती हुई है, या किसी को किसी स्कीम में निगलेक्ट किया गया हो, तो हमारे साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह हम उनकी आवाज़ उजागर करके अपनी इंतज़ामिया या फिर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करें। आप देखते रहिए आवाम की आवाज़ इफ्तिकार सोफ़ी के साथ। पहुँचते दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।